हेलो एवरीवन, स्वागत है सबका हमारे यूट्यूब चैनल एन मिश्रा क्लासेस में। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम यहाँ पर बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का 4th पेपर जिसका कि नाम है शैक्षिक तकनीकी एवं कंप्यूटर संनिदेशन के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें कि हम यूनिट 4 यानी कि चौथे यूनिट तक पहुँच चुके हैं। फर्स्ट सेकेंड थर्ड वो समाप्त किया जा चुका है। चौथे यूनिट में ये हमारा दूसरा वीडियो बना है। तो दूसरा वीडियो में क्या है कि वैयक्तिक अनुदेशन प्रणाली। चौथे यूनिट में हमारा एक टॉपिक है कि कुछ एजुकेशन टेक्नोलॉजी का अप्रोचेज यानी कि कुछ उपागमों के बारे में पढ़ना है, जिसमें कि हमने पिछली वीडियो में एक उपागम के बारे में पढ़ चुका है। और ये हमारा है अगला उपागम प्रणाली जो है वह है वैयक्तिक अनुदेशन प्रणाली यानी कि पर्सनलाइज्ड सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो इसके बारे में अध्ययन करेंगे। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए, जो हमारा वैयक्तिक अनुदेशन प्रणाली है वो क्यों आया, इसको जानने से पहले, इसको समझने से पहले मैं आपको थोड़ा सा रिकैप करा देता हूं, क्योंकि पिछले वीडियो में किसी ने कमेंट किया था कि सर टेक्नोलॉजी को हमको ज़्यादा ज्ञान नहीं है, थोड़ा समझा कर बताइए। देखिए, जो हमारा जो विषय जो है एजुकेशन टेक्नोलॉजी यानी शैक्षिक तकनीकी, ये टोटल तकनीकी नहीं है। इसमें शिक्षा में तकनीकी को किस प्रकार से प्रयोग किया गया है, किस प्रकार से प्रयोग किया गया है वो दिखाया गया है कि शिक्षा में हम तकनीकी के क्या क्या प्रयोग कर सकते हैं। तो आल टू आल ये जो तकनीक पूरा है नहीं, बस आपको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि ये है क्या। पिछले मैंने वीडियो में जो था वो अभिक्रमित अनुदेशन प्रणाली था यानी कि प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन था। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन क्या था कि उसमें हमें मशीन के द्वारा करना था। मैंने बताया था कि तरह तरीके से बस बच्चों को बताया जाए कि कैसे वो अच्छे तरीके से पढ़ सके, उनको कितना अच्छा परिवेश दे दिया जाए ताकि बच्चे अच्छी तरीके से अपना अध्ययन कर सके। तो थोड़ा सा उसका रिकैप कर लेते हैं कि वो क्या था, ताकि आपको पिछले वीडियो से अगर नहीं समझ में आया तो इस वीडियो से कुछ समझ में आएगा। देखिए, पिछली वीडियो में जो हमारा जो था अभिक्रमित अनुदेशन यानी प्रोग्राम था, प्रोग्राम अनुदेशन इंस्ट्रक्शन, उसमें ये था कि वो किसी आपको कंप्यूटर के सामने बैठा दिया जाता है, कोई भी विषय के बारे में या फिर कोई भी जो पढ़ाना होता है शिक्षक को, उसमें फीड किया रहता है कंप्यूटर सिस्टम में। वो प्रोग्राम होता है, मैंने बताया था कि प्रोग्राम होता है, वो सिस्टमेटिक तरीके से छोटे छोटे खंडों में आपको बताते हैं। इसीलिए मैं देखते हैं आपको मैं एकदम रियल ज़िंदगी से उदाहरण एग्जाम्पल देने की कोशिश करता हूँ। किताबी ज्ञान जो किताब में जो उदाहरण देते हैं ना, वो थोड़ा सा बहुत हाई लेवल के रहते हैं। हाई लेवल ये कहिए कि बड़े बड़े शब्द रहते हैं। मैंने बताया था कि जैसे आप ड्राइविंग लाइसेंस के पेपर देने के गए, परीक्षा देने के लिए गए, तो वहाँ पर वो लोग आपको कंप्यूटर के सामने बैठा देते हैं। रियल में पहले होता था, लेकिन अब कंप्यूटर के सामने बैठा दे रहे हैं, प्रश्न पूछा जाता है, उसे सिंबल दिखाते हैं कि कौन सा क्या है, उसके हिसाब से आपको वहीं पर पता चल जाता है कि फेल पास जो भी हो, आप फिर से उसके बाद आगे जा सकते हैं। आप मॉक टेस्ट देते रहते हैं, मॉक टेस्ट देते हैं तो आप क्विज, जीके का क्विज करते रहते हैं, वहाँ पर आपको फीडबैक तुरंत मिल जाता है। गलत है तो तुरंत आपको फिर से ऑप्शन एक चांस देता है कि नहीं, आप सही ऑप्शन चूज करिए। गलत अगर ऑप्शन चूज किया तो फिर से आप सही ऑप्शन चूज कीजिए। तो वो आपका है प्रोग्राम यानी मशीनीकरण था। ये हमारा है व्यक्तिक, ये इसको हम मान लीजिए कि ये आपको रियल इन्वायरमेंट यानी कि कक्षा कक्ष में किया गया था, वो मशीन था, ये रियल है। ठीक, तो देखते हैं कि ये व्यक्तिगत अनुदेशन प्रणाली यानी पर्सनलाइज्ड सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन की जरूरत क्यों पड़ी। देखिए, जो आज के ज़माना जो वर्तमान समय है, इसमें छात्रों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिसके कारण जो शिक्षक की गुणवत्ता है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। शिक्षा की गुणवत्ता कम होती जा रही है। शिक्षक जो है छात्रों को अच्छी तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं कि उनकी रुचि अभिरुचि क्या है। तो मतलब अब सोचा गया कि कोई ऐसी प्रणाली, कोई ऐसा शिक्षा सिस्टम उपागम लाया जाए जिससे छात्रों के बीच में शिक्षा के प्रति थोड़ा सा जागरूकता हो। तो इसी को लेकर एक हमारे वैज्ञानिक थे फ्रेड एस केलर ने 1963 में इस प्रणाली का जन्म दिया, जो छात्रों के रुचि अभिरुचि क्षमता के अनुसार देखता था कि उनके अनुसार बनाया गया था। तो आइए देखते हैं कि इसमें है क्या, कि ये लाया क्यों गया फ्रेड केलर ने अपने शिक्षा में। ठीक है, तो पहला देखिए इसमें क्या है। ये जो लिखा है कि फ्रेड एस केलर ने 1963 में ये जो 4-5 जो दिया गया है, इन्हीं मान्यताओं के आधार पर बनाया है इस प्रणाली को। ठीक है, पहला है जिसमें है सीखने में निपुणता यानी मास्टरी ऑफ लर्निंग प्राप्त करना। सीखने की निपुणता का मतलब ये है कि इसमें बालक को निपुण, जब तक किसी भी चीज़ में वो निपुण नहीं हो रहा, जिसमें मास्टरी हासिल नहीं करता, तब तक वो आगे नहीं पढ़ सकता था। ठीक,
इसको एक जो पहला इसका ये था। अगला था सीखने की गति को स्वयं निर्धारित करना, यानी सेल्फ पेसिंग। जो जो स्टूडेंट था, जो लर्नर है, वो खुद अपनी गति निर्धारित कर सकता है। कोई स्लो लर्नर है वो अपनी गति खुद डिसाइड कर सकता था, और जो फास्ट लर्नर है, जो प्रतिभाशाली जो बालक है, वो जल्दी सीख जाते हैं, तो वो अपना स्पीड अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं, अपने हिसाब से वो लोग डिपेंड करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ लिखा सीखने की गति को स्वयं निर्धारित करते हैं। अगला है कि छात्र अनुकर्ता का उपयोग, यानी यूज ऑफ प्रॉक्टर। देखिए, यूज ऑफ प्रॉक्टर यानी छात्र अनुकर्ता का प्रयोग, ये ऐसा था कि जो ये अनुदेशन जो प्रणाली हमारी है, ये आपको पहले सिखाया जाता था। बहुत सारे बच्चों के रूप में सिखाया जाता था उनको, फिर उसके बाद तुरंत कुछ देर के बाद उनका इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन किया जाता था। उनसे तुरंत पूछा जाता था कि क्या है ये, कैसे है ये। बच्चे बताते थे, नहीं बता पाते थे, उनको तुरंत बताया जाता था कि नहीं ये ऐसे ऐसे, वहाँ तुरंत उनका सुधार किया जाता था। और जो बच्चे बता देते थे वो आगे बढ़ जाते थे। ठीक, तो यहाँ पर ये था कि आप देखते होंगे कि आपके भी क्लास में किसी न किसी जो तेज बच्चा होता है, जो प्रतिभावान बालक होता है, उनको मॉनिटर बना दिया जाता है। ठीक, क्योंकि वो पढ़ने में तेज होते थे। सेम ऐसे भी इसमें भी है कि जो बच्चा थोड़ा जल्दी सीख रहा है, उसको एक प्रॉक्टर यानी छात्र अनुकर्ता का बना दिया जाता है, यानी उसको प्रॉक्टर बना देते हैं, उसको चीफ बना देते हैं। एक ग्रुप है उसको हेड बना दिया जाता है। वो उसका क्या काम था कि वो खुद भी सीखता था और बच्चों को भी सिखाता था। यानी अपने भी सीखता तो था ही, अपने सीख गया, अब उसके बाद जो अपने सहपाठी उसके जो कलीग हैं उनकी वो मदद करता था। तो ये जो है वो यूज ऑफ प्रॉक्टर, यानी वो जो शिक्षक था वो उनका उपयोग के द्वारा, यानी जो लीडर है, जो प्रॉक्टर है, उसके उपयोग के द्वारा जो अन्य बालक थे उनको सीखता था। क्या पता बच्चे जो है थोड़ा सा संकोच खाते होंगे टीचर से कि ये बताएं कि ना बताएं, कहीं टीचर ये ना लगे कि मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ, लेकिन अगर जो अपना साथी है उसको बता सकता था। ठीक है, तो ये इसको ऐसा मानकर इसको लाया गया है। अगला कि शिक्षण की लिखित सामग्रियों का प्रयोग, यानी एम्फेसिस ऑन रिटन मटेरियल, यानी कि शिक्षक की जो लिखित सामग्री है उसका प्रयोग करते थे बहुत अच्छी तरीके से। इस प्रणाली में कोई टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं होता था। इसमें जो लिखित जो किताबी ज्ञान है, जो किताब है, जो कोई भी आर्टिकल, बुक, कॉपी जितने भी हैं, उसके हिसाब से यहाँ पर ये प्रणाली को चलाया जाता था। अगला है अभिप्रेरणा देने के लिए भाषण का प्रयोग, यानी लेक्चर फॉर मोटिवेशन। अगर बच्चों को मोटिवेट करना है तो उनको भाषण का प्रयोग किया जाता था। बहुत अच्छा किसी भी महान व्यक्ति को लेकर भाषण दिया जाता था कि ये महान व्यक्ति ऐसे थे, इन्होंने अपने जीवन में ये सब काम किया, इन्होंने बहुत ही कठिनाई का सामना कर आज यहाँ तक पहुँचे हैं। इससे बच्चों में जो था बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते थे कि हाँ मैं भी कर सकता हूँ। उनको बताया जाता था कि नहीं बच्चे, जैसे आप हो वैसे वो भी थे अपने ज़माने में, लेकिन उन्होंने मेहनत किया, उन्होंने शिक्षा पर ध्यान दिया, इसके द्वारा वो आज ऐसे मतलब इस मुकाम पर आए हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा व्यक्तिगत अनुदेशन प्रणाली, यानी फ्रेड स्केलर का जो प्रणाली है, सिस्टम है, ये इसकी जो मान्यताएं हैं। अब इसकी थोड़ा सा विशेषता जान लेते हैं। विशेषता में हम विशेषता को बहुत अच्छी तरीके से जानेंगे कि क्या क्या विशेषता है, जिसके द्वारा आप इसको और अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो ठीक है, देखते हैं क्या है। देखिए, अब हम देखते हैं कि क्या है पर्सनलाइज्ड सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन का कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि विशेषता। तो देखिए, इसमें विशेषता में इसका पहला ये विशेषता है कि इसमें विद्यार्थी अपनी गति, रुचि एवं सामर्थ्य के अनुसार अधिगम करने के लिए स्वतंत्र होता है। मैंने बताया था कि जो विद्यार्थी, जो लर्नर होता है, अधिगमकर्ता जो होता है, वो अपनी सामर्थ्य, अपनी गति और रुचि के अनुसार अधिगम करने के लिए स्वतंत्र होता है। यानी उसको फ्री छोड़ देते कि जाओ अब तुम अपने हिसाब से तुम सीखो। ठीक, देखिए ये जो हमारा जो व्यक्तिगत अनुदेशन प्रणाली है, पर्सनलाइज सिस्टम इंस्ट्रक्शन है, ये सब मेनली अब्रॉड यानी विदेशों में ऐसा ही माना जाता था। अब अगर हॉलीवुड कोई भी मूवी देखेंगे ना, तो उसमें कोई लेक्चर विधि के साथ प्रयोग नहीं करते, उसमें कोई भी ग्रुप बना दिया जाता है, उसमें सब छात्र जो रहते हैं, सब जो स्टूडेंट रहते हैं, वो सब उन्हीं में अपना अध्ययन करते रहते हैं। मेनली ये सब वहीं पर चलता है। इसको बताया गया कि ये भारत में भी लागू किया जा सकता है, ये एक ऑप्शन है इसके द्वारा भी। तो इसमें इसीलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं कि हाँ ये ऐसा भी चीज़ होते हैं, इसके द्वारा भी जो शिक्षा है वो और अच्छी तरीके से दिया जा सकता है। ठीक, पहला हो गया। दूसरा हमारा इसमें है कि इसमें छात्र स्वयं क्रिया करके एवं प्रत्यक्ष अनुभूति द्वारा अधिगम करते हैं। यानी कि मैंने बताया कि जो छात्र हैं वो स्वयं करते हैं, कोई भी काम है वो अपना
खुद से करते हैं और प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा अधिगम करते हैं, यानी कि कोई उनका टास्क दे दिया गया है, कोई भी चीज़ कर दिया गया है, वो अपने खुद से करते हैं। टीचर कुछ नहीं बताता है, बताना होता है बस थोड़ा सा बताता है कि हाँ ये चीज़ ये है, अब तुम जाओ उसको खोजो। देखिए थोड़ा सा एक कहीं मैंने एक सीन देखा था, उसमें बताया गया था कि जो हमारा जो अब की इंजीनियरिंग जो कॉलेजेज हैं उसमें आपको मशीन का पहले बताया जाता है कि मशीन के जन्मदाता कौन है, मशीन का ये पार्ट कब है, ये पार्ट कब है। और जो विदेश में जो इंजीनियरिंग कॉलेजेज हैं उनमें ये बताया जाता है, उनको आपको मशीन दे दी जाता है, कोई बिगड़ा हुआ मशीन है, ख़राब मशीन है, आपको ये नहीं पूछा जाता है कि इस मशीन का जन्मदाता कौन है, इसको बनाए कौन है। आप इसको खुद बनाइए, जो बिगड़ा है मशीन इसको बनाइए, जो बना के तो वो तो चला गया, अब ये जो बिगड़ी मशीन है ये आपको बनानी है, ये आपके ऊपर है। ठीक है, तो देखिए अंतर देखिए कहाँ पर है। तो वही है जो हमारा जो इस समय का जो एजुकेशन सिस्टम है वो अभी भी टीचर सेंट्रिक है, और जो लर्न करने की है, याद करने रट्टा विधि है वही चलती हुई आ रही है। लेकिन ये सब पढ़ाया जा रहा है ताकि अब जो भावी शिक्षक, जो भावी टीचर हैं, आने वाले टीचर हैं, वो अपने टीचिंग में अगर इन सब को यूज कर रहे हैं, इन सब जो प्रणाली जो पढ़ाया जा रहा है, मैं जो बता रहा हूँ, या फिर जो बीएड में जितने भी हैं वो सब बताया जा रहा है, उसके हिसाब से करें तो टीचिंग बहुत अच्छी बेटर हो सकती है। ठीक है, तो दूसरा हमारा क्या था कि इसमें छात्र स्वयं क्रिया करके और प्रत्यक्ष अनुभूति द्वारा अनुभव करते हैं। अगला हमारा है तीसरा कि इसमें छात्रों की कुशलता के स्तर तक पहुंचने के प्रयास किया जाता है, यानी कि जो छात्र होता है उनको जब तक दक्ष नहीं बनाया जाता है, यानी उनको पूरा मास्टरी नहीं हासिल करा दी जाती है, तब तक उनको पढ़ाया जाता है। ऐसा नहीं कि बस 2 बच्चों को आया, 3 बच्चों को नहीं आया, चलो कोई बात नहीं, अब सीखते रहना, घर जाकर उतार लेना, घर जाकर कॉपी कर लेना, घर जाकर रिवीजन कर लेना, नहीं, सबको साथ में लेकर चलना है। जब तक उस विषय में सब छात्र कुशल नहीं रहते तब तक आगे कोई नहीं बढ़ेगा। ठीक है, अगला हमारा है कि अनुभवी एवं पारंगत छात्रों को प्रॉक्टर बना दिया जाता है, जो हमेशा सीखते एवं सिखाते रहते हैं। मैंने बताया था कि जैसे मॉनिटर होता है, आप भी अपने स्कूल में कक्षा में रहे होंगे, मॉनिटर नहीं रहे होंगे तो कोई ना कोई रहा होगा जो बताता रहता है। अगर टीचर एब्सेंट है तो वो खुद क्लास लेता था कि हाँ चलो ठीक है, सबको 10 तक पहाड़ा लिखो, सब लोग 20 तक पहाड़ा लिखो, गिनती लिखो, मतलब छोटी छोटी बातें रहती थी, वो खुद भी लिखता था और दूसरों की भी करता था, यानी सीखता भी था, वो सिखाता भी था। तो इसमें जो है अनुभवी यानी अनुभवी व पारंगत छात्रों को प्रॉक्टर बना दिया जाता है और हमेशा सीखते और सिखाते रहता है। ठीक, अगला हमारा जो लास्ट है कि एक इकाई को समझ लेने और निपुणता प्राप्त करने के बाद दूसरी इकाई के अध्ययन की इजाज़त दी जाती है। मैंने बताया कि कोई भी पाठ है, कोई भी लेसन है, जब तक आप उसमें अच्छी तरीके से अध्ययन नहीं कर लेंगे, उसमें आप निपुण नहीं हो जाएंगे, तब तक आप नेक्स्ट पार्ट में नहीं जा सकते। ठीक, ये रहा हमारा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पर्सनलाइज्ड सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन की विशेषता। अगला हमारा जो है उसके उद्देश्य देखते हैं कि इसे क्या उद्देश्य है, इसको क्यों लाया गया शिक्षा में, क्या है इसके, तो देखते हैं कि क्या है व्यक्तिगत अनुदेशन प्रणाली का उद्देश्य। देखिए जो हमारा व्यक्तिगत अनुदेशन प्रणाली है, अब इसका देखते हैं कि क्या है उद्देश्य, यानी कि ऑब्जेक्टिव ऑफ पर्सनलाइज्ड सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन। देखते हैं, इसमें पहला दिया है कि व्याख्यान विधि के स्थान पर दूसरी विधियों को प्रोत्साहन देना, यानी कि जो लेक्चर विधि थे, व्याख्यान विधि है, उसके स्थान पर कोई दूसरी विधि का प्रयोग किया जाए। कितने दिन उन लेक्चर विधि के प्रयोग से जो लर्नर है, जो छात्र है, वो पढ़ेगा, उसको किसी दूसरी विधि के द्वारा क्यों नहीं पढ़ाया जाए। इसके लिए ये व्यक्तिगत अनुदेशन प्रणाली को लाया गया और इसका उद्देश्य था कि किसी और विधि से पढ़ाया जाए, न कि व्याख्यान विधि से। ठीक, ये हमारा हो गया। अगला है कि विद्यार्थियों को अधिगम उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की पूर्ति में मदद करना, यानी कि विद्यार्थियों का जो भी अधिगम उद्देश्य है, जो भी लक्ष्य है, उसकी पूर्ति में मदद करना। यानी ये जो PSI है, इसका शॉर्ट फॉर्म देखते हैं PSI, यानी कि पर्सनलाइज्ड सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है, यह छात्रों की अधिगम उद्देश्यों को, लक्ष्यों को पूर्ति करने में मदद करता है। कोई भी छात्र का जो भी लक्ष्य हो, उसके हिसाब से उनको ढाला जाता है, उसके हिसाब से उनको बताया जाता है, उसी हिसाब से उनको आगे तक ले जाया जाता है। ठीक, अगला है कि कक्षागत, जो हमारा तीसरा है कि कक्षागत सामूहिक मूल्यांकन के स्थान पर वैयक्तिक मूल्यांकन करना। ठीक, हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, क्या है, वो सामूहिक मूल्यांकन का है कि छात्र 2-3 बच्चों से पूछ लिया गया, क्या पता वो लोग तेज निकल गए,
टीचर कोई भी पाठ पढ़ाया, 2-3 प्रश्न बच्चों से उठाकर प्रश्न पूछ दिया। कुछ बच्चे जो हैं शायद के मतलब मिल गए, तेज़ मिल गए, तो अब ये मान लिया जाता है कि सभी बच्चों को समझ में आ गया, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। कुछ बच्चे होते हैं जो पीछे या फिर कोई बच्चे सामने बैठे हैं, क्या पता उसी को ना समझ आया होगा। तो मतलब 2-3 के हिसाब का पूरा कक्षा का 40-50 बच्चों का मूल्यांकन कर लिया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा गड़बड़ी होती है। इसी के लिए ये व्यक्तिगत पर्सनल सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन लाया गया, जो सामूहिक मूल्यांकन के स्थान पर व्यक्तिगत मूल्यांकन करता है। यानी प्रत्येक एक इंडिविजुअल बालक से, लर्नर से पूछा जाता है कि आपको समझ में आया, नहीं समझ में आया, आप बताइए कहाँ पर आपको दिक्कत हो रही है, कहाँ पर आपको दिक्कत हो रहा है, यहाँ पर उसको पूछा जाता है। ठीक। अगला है कि विद्यार्थियों को स्वावलंबी, आत्मविश्वासी व निर्भीक बनाना। यानी जो लर्नर होता है उनको स्वावलंबी, आत्मविश्वासी, सेल्फ डिफेंडेबल बना देता है और निर्भीक बनाते हैं। वह खुद से कोई भी काम करता है, उसको खुद से करना होता है, इसलिए वो आत्मविश्वासी, वो खुद से काम करेगा, उसको कोई मदद नहीं मिलेगी, उसको करना होगा चाहे जैसे भी करे। थोड़ी बहुत मदद मिली तो मिली, नहीं तो उसको खुद करना पड़ेगा। तो ये इसका उद्देश्य शिक्षा में इसलिए लाया गया है ताकि जो बच्चे हैं, जो लर्नर हैं, वो स्वावलंबी, आत्मविश्वासी व निर्भीक बन सके। अगला जो हमारा लास्ट है कि छात्रों में अपना काम स्वयं करने व स्वाध्याय की भावना जगाना। ठीक। इसमें जो छात्र होते हैं, जो लर्नर होता है, वो अपना काम, जो कार्य होता है वो स्वयं करता है, और वह ऐसे सेल्फ स्टडी की भावना भी आती है। जब नहीं होता है, आप भी देखते होंगे कि इतना दिन तक तो आपने पढ़ा होगा, क्लास में पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन कोरोना के चलते आपको घर पर पढ़ना पड़ रहा है। तो अब सेल्फ स्टडी का आपको कोई कहीं ना कहीं आदत पड़ ही गई होगी, ना चाहते हुए भी आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ज़रूरत है हमको खुद से पढ़ने की। थोड़ा बहुत मदद ले लिए मोबाइल से, लेकिन पढ़ना तो खुद ही पढ़ रहा है। तो ये भी एक तरह से उसको मान सकते हैं कि छात्रों में अपना स्वयं का कार्य करने व स्वाध्याय की भावना जागृत करना। अब इसके देखते हैं कि प्रक्रिया क्या है, यानी कि जो हमारा पर्सनलाइज्ड सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, इस किस प्रकार से कार्य करता है। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या है वो। देखिए, अब हम देखते हैं कि प्रोसेस ऑफ पर्सनलाइज्ड सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी कि क्या है प्रोसेस, प्रक्रिया क्या है, किस प्रकार से ये काम करता है। जो प्रणाली हमारा पर्सनलाइज्ड सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, ये प्रणाली किस प्रकार से काम करती है। देखिए, पहला है कि इकाइयों की भूमिका, यानी कि कोई भी यूनिट है उसकी भूमिका क्या है। इसमें वो देखता रहता है कि इकाइयों की संख्या कितनी है, फैक्ट कितने हैं, इकाइयों किस प्रकार से करना है, आगे बढ़ाना है। ठीक, इसमें इकाइयों की भूमिका है, कुछ खास इसमें करना नहीं है, बस इकाई की संख्या कितनी है, कौन कौन सा फैक्ट है, कौन कौन सा तथ्य जो बच्चों को पढ़ाना है, जो छात्रों को बताना है। ठीक। अगला है कि इकाइयों की व्यवहारिक प्रवृत्ति, यानी इकाइयों की व्यवहारिक प्रवृत्ति में परिणति में करने का मतलब ये है कि बिहेवियर कैसे लाया जाता है। तो इकाई है उसको छात्र किस प्रकार से, किस विधि से, कौन सी प्रक्रिया के द्वारा अध्ययन करने हैं, कहाँ उसकी कठिनाई होगी, उसका निदान किया जाता है। ठीक। अगला है कि इकाई अध्ययन की प्रक्रिया। देखिए, ये मेन है, क्योंकि प्रक्रिया भी कोई चीज़ है, वही मेन होती है। तो इकाई अध्ययन की प्रक्रिया में जो भी छात्र होता है वो इकाई का अध्ययन करता रहता है, उसको एक कोई भी टॉपिक दे दी जाती है, उसके हिसाब से वो अपना करता है और अध्ययन शुरू कर दिया जाता है, और तब तक करता रहता है जब तक कि उसको वो समझ में ना आ जाए। और जब समझ में आ जाता है तो वो दे देता है कि देखिए, चेक करिए, मैंने सब याद कर लिया है। तो उसको तुरंत पूछा जाता है, वो प्रश्न उससे पूछा जाता है, वो जवाब देता है। अगर 75% तक अगर वो सही जवाब दे रहा है तो इसका मतलब वो आगे जा सकता है, नहीं दे रहा है तो उसको फिर से करना पड़ेगा। आप ऐसे मान लीजिए कि अगर आप कोचिंग भी पढ़ाते होंगे तो छोटे बच्चों को दे देते हैं याद करने के लिए, कोई भी मीनिंग वगैरह याद करने के लिए दे देते हैं, 5 फलों का या फिर 10 फलों का नाम देते हैं याद करने के लिए। तो अगर उसने 7-8 फल बता दिए तो मानते कि हाँ चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, अब तुम नेक्स्ट करो, अब तुम जानवरों के नाम याद करो। करते हैं, सभी लोग करते हैं, या फिर जानते होंगे कि ऐसा ही होता है, 2-3 वो हो जाता है। ठीक। तो मतलब यहाँ पर वो लगभग में 75% तक अगर वह अध्ययन कर रहा है या प्राप्त कर रहा है तो वह अगली यूनिट पर जा सकता है, अगली इकाई को कर सकता है। ठीक है। यहीं पर देखिए, एक जो हमारा प्रॉक्टर जिसका बार बार नाम आ रहा था, उसको भी यही चुन लिया जाता है। जो छात्र होता है वो अगर तेज है, थोड़ा सा तेज बुद्धि का प्रतिभाशाली है, अगर उसने 10 अगर फूलों का या फिर सब्जियों का नाम उसने 10 के 10 बता दिया, टीचर खुश हो जाता है कि अरे ये तो बहुत तेज है यार,
शुरू से अंत तक पूरा बताते हुए चले जाते हैं। तो अब उसको क्या क्या कर देंगे कि वो उसको प्रॉक्टर बना देता है, यानी कि जो अन्य जो हैं छात्र अब उसके पास आएंगे, क्योंकि उसको तो सभी याद है, अब उसके पास आएंगे, यानी वो मॉनिटर एक प्रॉक्टर बन गया। अब जो अन्य बालक हैं उसके पास आएंगे, उससे उसको देंगे, अब वो जांचेगा उन सबको कि उनको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसके हिसाब से जो छात्र जो सारे बता दे रहा है, यानी ये 75% नहीं, जो 100% बता दे रहा है उसको आप पुरस्कार भी दे सकते हैं। जो टीचर पुरस्कार दे सकता है कि हाँ बहुत बढ़िया काम किए हो, टॉफी लो, या फिर कुछ भी जो इस प्रकार से पुरस्कार देना चाहते हैं वो कर सकता है। ठीक, तो ये रहा प्रक्रिया। मैं आपको फिर से बता दूँ कि उस प्रक्रिया में क्या होता है कि जो छात्र होता है वो एक इकाई, एक यूनिट को जो अध्ययन करने रहता है, और तब तक अध्ययन करता है जब तक कि उसको समझ में नहीं आ जाता है। जब उसको लगता है कि हाँ मैंने अध्ययन कर लिया, तो उसके बाद वो जाकर शिक्षक को दिखाता है, टीचर को दिखाता है कि हाँ मैंने अध्ययन कर लिया है। अब उसके बाद टीचर उससे पूछता है, प्रश्न पूछते रहता है, और जो बच्चा आता है वो जवाब देता रहता है। अगर उसने 75% तक यानी उच्च जो लेवल तक थोड़ा सा आ गया है, आधा से अधिक ऊपर चला गया, तो इसका मतलब ये माना जाता है कि हाँ ये बढ़िया कर रहा है, ये अब नेक्स्ट यूनिट तक जा सकता है। अगर उसी में कोई अगर लर्नर है, कोई अगर स्टूडेंट है, वो 100% बता दे रहा है, एकदम ऑल टू ऑल सबको सारे बता दे रहा है अगर यूनिट, तो उसको प्रॉक्टर बना, जो टीचर होता है वो प्रॉक्टर एक चुन लेता है कि ये मॉनिटर है, अब जो अगले बच्चे आएंगे तो इसी के पास आएंगे, मेरे पास आने की कुछ खास जरूरत है नहीं। ठीक, तो ये रहा हमारे इकाई अध्ययन की प्रक्रिया। अब परीक्षण एवं मूल्यांकन। देखिए परीक्षण और मूल्यांकन में ये है कि ये एक 30 मिनट, इसको नोट कर सकते हैं कि ये 30 मिनट का परीक्षा होती है, मूल्यांकन परीक्षण करते हैं, जिसमें वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न होते हैं, उसका तुरंत का तुरंत समाधान भी हो जाता है। यानी कि 30 मिनट का प्रश्न हुआ है, प्रश्नों का श्रृंखला दे दी जाती है, बच्चे 30 मिनट के अंदर ला के दिखाते हैं। जो प्रॉक्टर है चाहे तो वो उसको चेक करे या फिर टीचर वो चेक करे, अगर सही कर रहा है तो वो आगे इकाई पर बढ़ सकता है, नहीं अच्छा कर रहा है तो उसको फिर से उसी इकाई पर आना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बताया कि यहाँ पर मास्टरी हासिल करने की, जब तक वो मास्टर नहीं हो जाता उस विषय में या फिर उस टॉपिक में, उस यूनिट में, उसको आगे नहीं बढ़ाया जाता है। ठीक, तो ये रहा हमारा प्रोसेस पर्सनलाइज यानी PSI का प्रोसेस, प्रक्रिया क्या है। आगे हम देखेंगे कि इसके मूल्यांकन क्या है। मूल्यांकन में यानी कि पर्सनलाइज सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन का मूल्यांकन, यानी कि लाभ क्या है हानि क्या है, वो हमारा आखिर इस बार सेगमेंट होगा। तो देखते हैं कि क्या है। देखिए एवेल्युएशन ऑफ PSI यानी कि जो हमारा पर्सनलाइज सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन है इसका मूल्यांकन करते हैं, देखते हैं कि क्या क्या, भाई कोई भी प्रणाली है, कोई भी सिस्टम है, उसका कुछ लाभ कुछ हानि होती है, इसके भी देखते हैं कि क्या क्या एडवांटेज है, क्या क्या डिसएडवांटेज है। इसका पहला है कि पहला इसमें लाभ जो है, लाभ लिख देते हैं, ठीक, कि क्या क्या लाभ है, जो हमारा व्यक्तिगत अनुदेशन प्रणाली है इसका लाभ क्या है। पहला इसमें दिया है कि अपनी गति रुचि के अनुसार अधिगम स्वतंत्रता, यानी कि जो लर्नर होता है अपनी गति अपनी रुचि के अनुसार अधिगम करने के लिए स्वतंत्र होता है। लेकिन यहाँ पर अच्छा ठीक है, ऐसे देखते हैं कि पहले इसके लाभ देख लें उसके बाद इसकी हानि देखते हैं। तो पहला इसके क्या था कि हमारे अपनी गति और रुचि के अनुसार अधिगम के लिए स्वतंत्र होता है। दूसरा है अपने मन वांछित ढंग से सीखने को महत्व मिलता है, यानी कि लर्नर जो होता है वो अपने मन से सीख सकता है, वो जैसे मन तैसे सीखे, वो फ्री रहता है। ठीक, इसका ये एक लाभ ये है कोई बर्डन नहीं रहता है, कोई खास बर्डन नहीं रहता है लर्नर के ऊपर, वो अपने मन ढंग से कैसे भी सीखना होता है वो सीखता है। ठीक, तीसरा है कि विभिन्न विधियों एवं प्रविधियों द्वारा सीखना संभव है। इसमें कोई भी यूनिट सिखाने के लिए, जैसे मैंने पीछे बताया कैसे कैसे प्रोसेस है, कैसे उसको सिखाया जाता है, सिखाने के लिए बहुत सारी हम लोग प्रविधियाँ, जो टीचर है वो प्रविधियाँ, स्टैटिक्स, कोई भी ट्रिक्स इस्तेमाल करते हैं, ये इसका लाभ है। और इसके लाभ जो सबसे आखिरी है कि अध्यापक का मित्रवत एवं पथ प्रदर्शक रूप में सहयोग करना, यानी कि जो यहाँ का जो आपका टीचर जो होता है वह एक मित्रवत की भांति पथ प्रदर्शक, यानी कि सिर्फ डायरेक्शन देता है, डायरेक्शन दिखाने वाला होता है, नहीं कि वो उस पर रौब जमाता है कि आपको तुमको ये करना ही है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, एक फ्रेंडली होता है, फ्रेंड की भांति होता है। और पथ प्रदर्शक यानी कि बस डायरेक्शन देता है, आप जहाँ आप गलती कर रहे हैं वो आपको बता दें कि नहीं आप यहाँ पर गलती कर रहे हैं, उसके आगे वो बढ़ जाता है। अब इसकी डिसएडवांटेज यानी कि हानियाँ देख लेते हैं क्या क्या हैं। देखिए इसके पहले जो है वो है कि विविध
विषयों के शिक्षण और अधिगम में यह प्रणाली अनुपयोगी है। यानी कि यह जो प्रणाली है, जो हमारा व्यक्तिगत अनुदेशन प्रणाली है, वह सभी विषयों के लिए कारगर साबित नहीं हुई है। पहले तो लाया गया इसको, ठीक है, 1-2 विषय में ट्राई करके देखा गया, लेकिन सोचा गया कि और आगे बढ़ाया जाए किसी और विषय में, तो देखा कि नहीं, ये सभी विषयों के लिए अनुपयोगी है। यानी कि सभी विषयों के लिए काम कर रही है लेकिन उतने नहीं कर रही जितना करना चाहिए, तो ये सभी विषयों के लिए अनुपयोगी है। अगला है कि अधिगमकर्ता के लिए श्रम साध्य व कष्ट साध्य हो जाता है। देखिए ये जो है कि अधिगमकर्ता के लिए श्रम साध्य, यानी कि जब तक जो लर्नर होता है वो इकाई को सीख नहीं लेता है, यूनिट को सीख नहीं लेता है, वो आगे नहीं बढ़ता है। इसके लिए वो लर्नर को कठिन मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि जब तक वो उसको नहीं आएगा वो आगे नहीं बढ़ सकता। हमारे इधर क्या है कि अगर थोड़ा सा भी आ गया तो ठीक है, चलो कोई नहीं, अब धीरे धीरे आगे बढ़ता जाएगा, कुछ और नई नई बातें सीखे तो पीछे का जो है वो अपने से आ जाएगा। यानी कि जोड़ थोड़ा बहुत आ रहा है, घटाना थोड़ा बहुत आ रहा है, तो अब उसको थोड़ा सा करके उसको गुणा पर लेके जाते हैं। गुणा पर जाएंगे, एक अंक का गुणा 2 अंक का गुणा जब करेंगे तो वो जो उसका जो जोड़ वाला जो सिस्टम है वो भी उसी में इंक्लूड हो जाता है। तो वो आप समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जब तक आपको नहीं आएगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। अब ये लर्नर के लिए थोड़ी सी परेशानी का कारण होता है, वह कष्ट साध्य होता है और श्रम साध्य, यानी कि बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है, क्योंकि नहीं करेगा तो वो नेक्स्ट नहीं बढ़ सकता है। ठीक, अगला है कि विभिन्न व्यक्तियों की बौद्धिक क्षमता के अनुकूल नहीं है। यानी कि जितने भी लर्नर, क्योंकि आप साइकोलॉजी पढ़े हैं, आप साइकोलॉजी भी जानते होंगे कि सारे बच्चों, कोई भी व्यक्ति एक जो IQ यानी बौद्धिक क्षमता का नहीं होता है। सबकी बौद्धिक क्षमता भिन्न भिन्न होती है। कोई प्रभावशाली है, कोई प्रतिभाशाली है, कोई निम्न है, कोई कमज़ोर है, इसी तरीके से चलता रहता है। तो विभिन्न व्यक्ति के लिए नहीं है। कैसे नहीं है? आप ऐसे समझिए कि ठीक है 10 बच्चों का एक ग्रुप है, उसमें ये वाला हम लागू किए हैं, लेकिन उसमें कुछ 5 बच्चे एकदम कमज़ोर है, 5 बच्चे एकदम तेज हैं। तो अब लेके तो चलना है, सबको चलना है। तो 5 बच्चे जो एकदम कमज़ोर है उनके लिए तो ठीक ठाक हो जाएगा कि हाँ ठीक है, जब तक इनको नहीं आएगा कोई आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन जो 5 बच्चे जो तेज हैं उनकी तो शक्ति वेस्ट हो रही है, क्योंकि उन्हीं चीज़ को बार बार पढ़ रहे हैं। अब प्रतिभाशाली वो बालक हैं, क्योंकि बताया गया कि प्रतिभाशाली बालकों को उनको हमेशा प्रोत्साहित करते हैं ताकि वो आगे बढ़ता रहे, उनकी एनर्जी एक अच्छे डायरेक्शन में लगाएं। तो यहाँ पर उनके लिए थोड़ा सा ये अच्छी बात नहीं रह जाती है। ठीक, अगला है हमारा कि उपलब्धि के तुलनात्मक मूल्यांकन। उपलब्धि का जो तुलनात्मक जो होता है मूल्यांकन का अवसर नहीं मिलता है। यानी जो निकालते हैं, रिजल्ट निकालते हैं, कोई भी उपलब्धि करते हैं, तो उसका तुलनात्मक मूल्यांकन नहीं हो पाता है। तुलनात्मक मूल्यांकन करने का मतलब ये है कि उसका इंडिविजुअल रहता है। कोई भी चीज़ ठीक है, आपको आ गया, आपको आ गया, ठीक है आ गया, लेकिन उसका तुलना किसी और से नहीं की जाती है। तुलना इसलिए थोड़ा सा ज़रूरी पड़ जाता है ताकि बच्चों में एक कंपटीशन की थोड़ा सा भावना आती है कि मैं बेटर कर सकता हूँ उससे। जो छात्र है, मेरा दोस्त है, बेटर करने के चक्कर में थोड़ा सा वो लोग अच्छे से पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ाई करते हैं। आप लोग भी देखते होंगे कि आपका दोस्त अगर बढ़िया कर रहा है, थोड़ा सा अंदर से थोड़ा सा जेलसी भी होती है, थोड़ा सा अंदर से मोटिवेट भी करते हैं कि हाँ अगली बार उससे बहुत ज़्यादा नहीं कि लेकिन उसके नज़दीक थोड़ा सा आ जाएंगे, ताकि उसको कह सकें कि बस 2 अंक से पीछे रह गए, नहीं तो तुमसे आगे निकल जाते। तो यहाँ पर इसका थोड़ा सा डिसएडवांटेज देखने को मिलता है। ठीक है, तो हमारा आज का ये जो हमारा टॉपिक था व्यक्तिगत अनुदेशन प्रणाली, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में फिर से पूछ सकते हैं कि कहाँ पर आपको परेशानी हो रही है। हम अगले वीडियो में उसको पूर्ण बताने की कोशिश करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। कमेंट करके बताइए कि कैसे लगी वीडियो। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ धन्यवाद।